वेलकम टू मेक श्योर। आज हम डिस्कस करते हैं बीपीएससीआई 1/2019 का जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को, और पेपर 5 है ये पेपर 5। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ सिंगल रोलिंग रॉड ऑफ 8 किलो न्यूटन rolls along a girder of 15 meter span. The absolute maximum bending moment, maximum bending moment का क्या होगा? absolute maximum bending moment बराबर होगा, फॉर्मूला क्या है? W इंटू ए बी बाई एल। 7.5 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकलेगा। चलिए, W इज इक्वल टू 8, 7.5 इंटू 7.5 बाई 15 इज इक्वल टू 430 किलो न्यूटन मीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? एक एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड का। डिस्प्लेसमेंट मेथड का, और इधर एग्जांपल देख लेते हैं फोर्स मेथड का। देखिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पे तो काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी और यहाँ पे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं। इंडिटर्मिनेसी ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे जब हमारा टेक्निकल का कोर्स शुरू होगा तब। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में इसका एग्जांपल है। दूसरा है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानी मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, फिफ्थ कैस्टिग्लियानोस थ्योरम 1, ये थ्योरम 2 यहाँ पे फोर्स मेथड में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ कॉलम एनालॉजी मेथड, नेक्स्ट यहाँ थ्योरी ऑफ लीस्ट वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, चलिए देख लेते हैं। नॉट अ डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कह रहा है? नॉट अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सही है। दूसरा कानी मेथड क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सही है। कॉलम एनालॉजी मेथड, देखिए कॉलम एनालॉजी मेथड किसका है? फोर्स मेथड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स भी होता है स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, तो बोथ ए एंड बी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। चलिए क्या कर रहा है? टू जनरेट द जेथ कॉलम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, कोई भी कॉलम को जनरेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है इसका? देखिए, यदि डेल्टा 1 2 निकालते हैं तो फोर्स कहाँ पे लगता है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का ये देख लीजिए फॉर्मूला, मतलब कि डिफिनेशन जो है वो जान लीजिए।
देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन होता है वो होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट caused ड्यू टू यूनिट फोर्स। देखिए कहने का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट किस पे होगा, ये लिखे डेल्टा 1 2, डिस्प्लेसमेंट किस पे होगा, 2 पे होगा, और फोर्स कहाँ पे लगेगा, 1 पे लगेगा। 1 पे फोर्स लगेगा तब डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ पे, 2 पे। अब देखते हैं यहाँ पे, द यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट जे, चलिए ठीक है, यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट जे एंड द फोर्स आर कैलकुलेटेड एट ऑल द कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाएगा ना, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, अ यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट जे, फोर्स तो 1 पे लगेगा, चलिए फोर्स 1 पे लग गया, तो 2 पे क्या कैलकुलेट होगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा। डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड एट ऑल द कोऑर्डिनेट्स, ये सही है ऑप्शन। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फुलफिल हो जा रहा है आंसर का इसका डिफिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू मेरिडियंस आर जनरली प्रिफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए ये हुआ ट्रू नॉर्थ और ये हुआ ट्रू साउथ। दीज कन्वर्ज एट पॉइंट, कन्वर्ज तो नहीं करेगा। दीज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टाइम, चेंज भी नहीं करेगा। दीज रिमेन कांस्टेंट, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दीज रिमेन कांस्टेंट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इन अ पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j देन द फ्रेम। देखिए पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम का ये हम देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। एक तो कंडीशन होगा m प्लस आर इज इक्वल टू 2j, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j, और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, m प्लस आर इज लेस देन 2j। देखिए m प्लस आर यदि बराबर होगा तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। देखिए यदि m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j होगा तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस का फॉर्मेशन होगा। और यदि m प्लस आर इज स्मॉल देन 2j होगा तो ये हो जाएगा अनस्टेबल ट्रस, अस्टेबल ट्रस। तो अब देखते हैं m क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स होता है, r रिएक्शन कितना हो रहा है, और j कितना है, कितना ज्वाइंट है उस ट्रस में। तो m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j कह रहा है, तो स्टेबल एंड ग्रेटर देन 2j क्या हो रहा है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस। तो स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, तो ऑप्शन हो जाएगा ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अनस्टेबल कहाँ होगा, m प्लस आर इज लेस देन 2j। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल यूजिंग द मोमेंट थ्री मोमेंट इक्वेशन अ फिक्स्ड एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एडिशनल स्पैन ऑफ अ फिक्स्ड बीम। किससे, देखिए जो फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड एंड ऑफ द कंटिन्यूअस बीम, कोई कंटिन्यूअस बीम है तो बाय एन एडिशनल स्पैन ऑफ, ये जो फिक्स्ड एंड ऑफ कंटिन्यूअस बीम है वो रिप्लेस किया जाता है जीरो स्पैन लेंथ से, जीरो स्पैन लेंथ से। तो ये हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 8 में क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ रिजल्ट फॉल्स। तो कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का क्या है,
डिफिनेशन है, तो ये हो जाएगा 5%। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एट अ लेवल ऑफ कंप्रेशन, कहाँ देखिए, लेवल ऑफ कंप्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन बैलेंस सेक्शन एक बनाते हैं, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इफेक्टिव कवर टू द कंप्रेशन स्टील एट डी डैश, डी डैश यदि इफेक्टिव कवर है तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम कंप्रेशन फेस, कंप्रेशन फेस से निकालना है। ये तो टेंशन फेस हुआ और ये हुआ कंप्रेशन फेस, तो कंप्रेशन फेस की तरफ से यदि निकालेंगे तो क्या होगा, होगा 0.035, 0035, ये होगा 0.0035, हाँ, ये डी डैश, ये एक्स, तो हो जाएगा 0.0035 इंटू 1 - d डैश बटा एक्स, वो 0035 1 - d डैश बटा एक्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है 10th का, द चेंज ऑफ द डायगोनल टेंशन क्रैक्स इन आरसीसी मेंबर रिड्यूस, डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी मेंबर रिड्यूस व्हेन, कब होगा, तो इससे पढ़ते हैं, फ्लेक्सर एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, पॉसिबल ही नहीं, ओनली शियर फोर्स एक्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या है, एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, हाँ, जब डायगोनल टेंशन क्रैक होगा तो एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज, ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली, दूसरा ऑप्शन है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरा ऑप्शन है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली, चौथा ऑप्शन है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, यदि प्री स्ट्रेस मेंबर है तो लॉसेस क्या होगा, ज्यादा होगा, लॉसेस ज्यादा होगा, तो इसके कहने का क्या मतलब है, जब लॉसेस ज्यादा होगा तो लॉसेस को बचाने के लिए हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करेंगे और हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज करेंगे। तो ऑप्शन होगा बी हमारा सही। देखिए प्री टेंशन के लिए यूज जो किया जाता है, प्री टेंशन के लिए, प्री टेंशन के लिए M40 कंक्रीट यूज किया जाता है और पोस्ट टेंशन के लिए M30। तो हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज किया जाता है यहाँ पे लॉसेस को बचाने के लिए, ठीक है। 12 क्वेश्चन को देखते हैं, 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील इन टेंशन इज 140 मेगापास्कल, 140 मेगापास्कल है, then the depth of neutral axis for a singly reinforced बैलेंस सेक्शन विल बी, देखिए फॉर्मूला सीधा सीधी देखिए, एक्स यू बराबर होता है एम सिग्मा सी बी सी एम सी बटा एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। देखिए एम बराबर होता है 280/3 सिग्मा सी बी सी, 3 सिग्मा सी बी सी, तो यहाँ रखते हैं एम बराबर क्या रख देते हैं 280/3 सिग्मा सी बी सी, तो 280 सिग्मा सी बी सी को सी और ये सी, चलिए एम सी प्लस सिग्मा एस टी, सी से सी कट गया तो 280 बटा 3 सिग्मा सी बी सी था 3, 280/3 एम सी
प्लस सिग्मा एस टी। चलिए इसे सोल्व करते हैं, तो ये लगभग आ जाएगा 0.40 के आसपास आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.40 डी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 12 का सी। 13 को देखते हैं। गैंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रेसिस्ट। देखिए गैंट्री गर्डर किस चीज के लिए रेसिस्ट किया जाता है? गैंट्री गर्डर डिजाइन किया जाता है रेसिस्ट करने के लिए, एक तो लैटरल लोड के लिए किया जाता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लोड के लिए भी किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लोड, और तीसरा वर्टिकल लोड। तो ऑप्शन देखिए लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल, ये तो सही है लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल, लेकिन लेटरल इसमें नहीं दिया। लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड वर्टिकल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, 13 का बी। 14 क्या है? अ फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम इज वन इन विच। देखिए फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का जो है उसमें जो है टेंशन जो है परमिट नहीं होता है, नो टेंशन इज परमिटेड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नो टेंशन इज परमिटेड। इसमें टेंशन परमिट नहीं होता फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, तो ये हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसिंग द डैश ऑफ द कॉन्क्रीट, डैश ऑफ द कॉन्क्रीट इन इज इट्स परमेबिलिटी टू इनग्रेस ऑफ वाटर। इट्स परमेबिलिटी मतलब क्या है? वाटर के एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने का मतलब, वाटर यहाँ से क्या रिस रहा है, रिस रहा है कहने का मतलब हुआ कि वाटर पास से, वाटर को क्या हो रहा है, पास हो रहा है यहाँ पे। तो द इनग्रेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट एंड अदर पोटेंशियली डेलेटेरियस सब्सटेंसेस। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सुटेबिलिटी तो नहीं होगा, कंसिस्टेंसी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सी, सी दैट इज ड्यूरेबिलिटी। फिफ्टीन देखते हैं। 15 में क्या कर रहा है? वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द डैश ऑफ द कॉन्क्रीट इज इट्स परमेबिलिटी टू इनग्रेस ऑफ वाटर। क्या है परमेबिलिटी किसका? इनग्रेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर अंदर से जा रहा है, ऑक्सीजन पास कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा है, क्लोराइड कर रहा है, सल्फेट कर रहा है। तो ये किस कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ये सुटेबिलिटी तो नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, तो ये है कौन सा? ड्यूरेबिलिटी। 16th देखते हैं। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर्स इन चार्ज द रेनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विद इन टॉलरेंस। रेनफोर्समेंट जो प्लेस किया जाएगा साइट पे वो क्या होगा? इफेक्टिव फॉर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस देन प्लस माइनस 10 mm। देखिए जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, इफेक्टिव डेप्थ यदि 200 mm है तो ये होगा 200 mm प्लस माइनस 10 mm। यदि मोर देन 200 mm है, मोर देन 200 mm है, ग्रेटर देन 200 mm, तो ये होगा प्लस माइनस 15 mm, 15 mm। तो ये ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। देखते हैं द वेट ऑफ एन स्टील रड पर मीटर लेंथ इज। तो ये होगा वेट बराबर होता है डी स्क्वायर बाई 162। तो ये हो जाएगा ए। चलिए as per the provision of IS 456-2000, the 456-2000, the modulus of elasticity of concrete mix M25 is। देखिए 2000 के हिसाब से होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा कॉन्क्रीट का 5000 रूट एफ सी के, रूट एफ सी के। एफ सी के का वैल्यू कितना है? M25 है, 25, तो हो जाएगा 500, 5000 इंटू 5, 25,000।
वहीं जब हम 456 2000 नहीं लेके 1978 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 25,000 क्या है ऑप्शन में नहीं है, तो करते हैं तो इसी इक्वल टू होता है 5700 रूट FC के। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट कहीं से कॉपी किया हुआ है, सिर्फ चेंज कर दिया गया है। तो 5700 रूट 25 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ बी हो सकता है, या तो इसे क्या करेगा, डिलीट करेगा बीपीएससी। नेक्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शैल नॉट बी लेस देन। इसका ऑप्शन क्या होगा, हमेशा क्या होता है 12 mm से कम कोई भी बार यूज नहीं किया जाता है, तो लेस देन 12 mm इज नॉट परमिटेड हियर, तो 12 mm आंसर ए। द स्टेट ऑफ प्योर shear stress इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो स्टेट ऑफ प्योर shear stress कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब हुआ टेंशन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में क्या रहेगा, एंड इक्वल कंप्रेशन, इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा बी। चलिए 21 देखते हैं। इन केस ऑफ रिटेनिंग बॉल, retaining a surcharge, if overall height of the ball is h, then the width of the base slab is what? ये तो बहुत आसान है, 0.70 h, यही होता है width of the base slab। क्वेश्चन क्या है, if the thickness is small in comparison with length and width, such a structural member are called, such a structural member are called two dimensional, width length and width का कंपेरिजन है तो 2 डायमेंशनल। चलिए, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस ऑफ अ सॉइल मास बोथ, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मिनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट, और एक करेक्शन और होता है टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन जो होता है वो होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यदि निगेटिव होगा, इसका कहने का मतलब लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस पे, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव करेक्शन होगा। मिनिस्कस करेक्शन करने का मतलब, हमेशा मिनिस्कस करेक्शन क्या रहता है, मिनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव रहता है। और डिस्पर्सिंग करेक्शन क्या रहता है, डिस्पर्सन करेक्शन रहता है, डिस्पर्सन करेक्शन निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बोथ, बोथ तो नहीं होगा, बोथ का तो ऑप्शन ही आप छाट दीजिए यहाँ से, बोथ एडिटिव बोथ सब्ट्रैक्टिव, तो ये दोनों तो कट जाएगा। मिनिस्कस करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, पॉसिबल ही नहीं है, मिनिस्कस करेक्शन क्या होगा, एडिटिव होगा। नेक्स्ट 24 में क्या कर रहा है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ U line close and above A line, the plasticity chart the clay mineral is, ये तो होगा, ये प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट, जब आप माउंट मिनरल मोरिलोनाइट के बारे में जब पढ़िएगा तो ये इसका प्रॉपर्टीज ही है कि हमेशा क्या रहता है, एबव ए लाइन रहता है। चलिए ठीक है 25 देखते हैं। द इफेक्टिव स्ट्रेस इज, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी, या इसे कह सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। और सिग्मा और पोर वाटर प्रेशर टोटल प्रेशर जो होता है वो हमेशा होता है मेजरेबल क्वांटिटी।
मेजरेबल क्वांटिटी। चलिए, तो इफेक्टिव स्टेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, 26 क्या कर रहा है? द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। डेप्थ कितना है? 10 मीटर है। चलिए, डेप्थ है 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल आर। एक स्विमिंग पूल है जहाँ क्या है? वाटर है, और यहाँ पे डेप्थ क्या है? 10 मीटर। तो टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ निकालिए। देखिए, पोर वाटर प्रेशर बराबर होता है हाइट इंटू रो जी एच 10 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 100। टोटल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है बाद में पूछ रहा है, तो 0। तो ये 0 वाला ऑप्शन सही है। और टोटल क्या है? 100। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है? और सॉइल सैंपल है लिक्विड लिमिट कितना है? लिक्विड लिमिट है 54%। प्लास्टिक लिमिट क्या है? 27%। नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है? 25%। देन द सॉइल इज डोमिनेटेड बाई, देखिए यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे आईपी का। आईपी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो 54 माइनस 27 हो जाएगा 27%। दूसरा निकालेंगे ए लाइन का आईपी। आईपी ए लाइन दैट इज 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। डब्ल्यू एल कितना है? 54। 0.73 इंटू डब्ल्यू एल 54 माइनस 20 दैट इज 0.73 इंटू 34। 0.73 इंटू 34, तो ये आएगा कैलकुलेट करके, कैलकुलेट जब इसको करेंगे आएगा 24.82। तो देखिए आईपी ये सॉइल का है। आईपी सॉइल, आईपी सॉइल जब ग्रेटर देन आईपी ए लाइन रहे, ए लाइन क्या है? देखिए ये 8, ये 20, ये यू लाइन और ये ए लाइन। चलिए 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। तो ए लाइन से यदि ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्ले कहलाएगा, क्ले। 28 नंबर, a critical hydraulic gradient leading to zero state of a stress that would produce a cube condition in a sand stratum of a specific gravity g बराबर क्या दिया हुआ है? g बराबर दिया हुआ है 2.70। वॉइड रेशियो ई बराबर दिया हुआ है 0.70 इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है। वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.0। तो आई क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर होता है जी माइनस 1/1 प्लस, तो जी कितना है? 2.7 माइनस 1 1 प्लस 0.7 1.7 बाई 1.7 इक्वल टू 1। आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्या कर रहा है? द सीपेज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन विथ अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 20 into 10 to the power minus 3 meter per second and the void ratio is 0.8, then the seepage velocity is what? तो सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी बटा पोरोसिटी। अब पोरोसिटी बराबर होता है ई बटा 1 प्लस ई। इसका रिलेशन पढ़ते हैं, तो एन बराबर पोरोसिटी। तो ई कितना दिया हुआ है? 0.8 बटा 1.8। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.8, तो 1.8 हो जाएगा। तो मतलब 8 बटा 18 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, 8 बटा 18। और यहाँ पे क्या है? डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है? 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो 20 गुने 10 टू पावर माइनस 3 बटा हो जाएगा 8 बटा 18।
इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये है 1 नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू 18/8। चलिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 नमा 18, तो मतलब हो गया 45 इंटू 10⁻³ देखिए ऑप्शन क्या है, सी, 29 का सी। 30 देखते हैं। द जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज, देखिए सॉइल के फॉर्मेशन में जो जियोलॉजिकल साइकिल होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वेदरिंग होता है, किसी भी चीज का वेदरिंग होता है। वेदरिंग के बाद वो क्या किया जाता है, ढो के ले जाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेड मिट्टी होता है, वो जाके कहीं पर क्या होता है, जमा होता है, डिपोजिशन होता है। अब डिपोजिशन जब होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, ढेर बनाता है, तो उसको कहते हैं अपहीवल। अपहेवल। चलिए तो देखते हैं, पहला वेदरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहेवल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 31 क्या कहता है, द लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर अ ड्राई सैंड स्पेसिमेन टेस्टेड इन अ डायरेक्ट शियर टेस्ट। कहाँ टेस्ट किया गया, डायरेक्ट शियर टेस्ट में, अंडर अ शियर स्ट्रेस ऑफ 100 किलो पास्कल, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 200 किलो पास्कल। इसे डायरेक्ट देखिए, यहाँ तो है ड्राई सैंड है, तो एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो फेलियर पे होता है जो शियर स्ट्रेस, वो होता है सी प्लस सिग्मा एफ फेलियर पे tan फाइव। तो हमको tan फाइव का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ड्राई सैंड के लिए कोहेशन होता है C इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो टॉफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एफ tan फाइव। तो tan फाइव का वैल्यू क्या होगा, टॉफ बटा सिग्मा एफ, तो फेलियर पे तो हो जाएगा, टॉफ है 100/200, 100/200, तो ये हो जाएगा 0.5, तो आ गया 0.5, tan फाइव इज इक्वल टू 0.5, ये हो जाएगा ऑप्शन 31 का ए। 32 में क्या कह रहा है, 32 कह रहा है द डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन नियर द सरफेस ऑफ कोहेसिव फिल, नियर द सरफेस ऑफ कोहेसिव फिल। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ZC का फॉर्मूला निकलते हैं, ZC ये है, ZC इज इक्वल टू होता है 2C बटा गामा के ए एक्टिव। इसका मतलब हुआ, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2C बटा गामा रूट अंडर tan स्क्वायर फाइव, tan tan 45 डिग्री प्लस 5/2, tan 45 डिग्री प्लस 5/2, ये होता है ZC। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ZC इज इक्वल टू 2C बाई गामा इक्वल टू रूट अंडर tan 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का सी। 33 इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर कंसोलिडेटिंग विथ अ सिंगल ड्रेनेज, क्या है सिंगल ड्रेनेज है, द इनिशियल आइसोक्रोन इज, देखिए 33 का आइसोक्रोन, आइसोक्रोन क्या होगा, हमेशा पाराबोलिक होगा। देखिए टीवी बराबर होता है टीवी इंटू T/d², और जो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, टीवी क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², और सीवी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। तो ये हमेशा क्या होता है, पाराबोलिक होता है, तो ऑप्शन क्या होगा।
34 कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस द फ्रीक्वेंसी रेशियो, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी रेशियो, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मशीन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉइल शुड नॉट बी इन द रेंज ऑफ, ये तो डायरेक्ट दिया है 0.5 to 1.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 का देखते हैं। द मैक्सिमम लोड carried a pile when it is continuous to sink when it is continues to sink without further increase of load। देखिए यदि ये सिंक करता रहे, डूबता रहे विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ द लोड, ये दिस इज नोन एज, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का। और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी को ही कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी कह लीजिए या बियरिंग रेजिस्टेंस कह लीजिए। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 36 क्या कह रहा है? द स्ट्रेस इंक्रीमेंट एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, कितना डेप्थ? 10 मीटर पे। अब कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लोड ऑफ इंटेंसिटी 250 किलो पास्कल, द इन्फ्लुएंस स्ट्रेस फैक्टर ऑफ 0.0179 इज, निकालते हैं स्ट्रेस, डेल्टा स्ट्रेस इंक्रीमेंट निकालते हैं, मतलब डेल्टा सिग्मा निकालते हैं। डेल्टा सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटा जेड स्क्वायर, या ये जो है डेप्थ स्क्वायर हो जाएगा Q बटा जेड स्क्वायर इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इन्फ्लुएंस का। तो फार्मूला पे बैठा देते हैं 250 बाई 10 स्क्वायर इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर 0.0179, 10 इंटू 10 कर देते हैं, 10 से 10 गया और इसको कर देते हैं 2.5, तो यहाँ कर देते हैं 5 दूनी 10 बचे 25, गुना करने में आसानी होगा। 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 7 पचे 35 और 4 39 के 9, हाथ में 3, 5 कम 5 3 8, 0.0/2, मतलब 0.04 0.0447, तो मतलब 0.45, 0.45 ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ए में। चलिए ठीक है। Negative skin friction on pile is due to, negative skin friction is caused due to relative settlement of the soil। soil सब सेटल हो रहा था, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा, एकदम सही है। इस काउज ड्यू टू सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले में भी काउज करता है। डिक्रीज इन पाइल कैपेसिटी, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रहेगा तो पाइल कैपेसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सब ऑप्शन सही है, मतलब 37 का डी। 38 अ कॉम्पैक्टेड सॉइल sample exhibited maximum dry density 21.5 kilonewton per meter square and a minimum dry density of the 15.5 kilonewton per meter square। The compatibility factor is, compatibility factor कैसे निकलेगा? compatibility factor हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब 21.5 माइनस 15.5 बाई मिनिमम ड्राई डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 6.5 6.0, 21.5 है ना, 6.0 बटा 15.5, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 0.39 के अप्रॉक्स हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन बी का सही। 39 अंडर रिम्ड पाइल्स आर जनरली, अंडर रिम्ड पाइल्स हमेशा क्या होता है? बोर्ड पाइल्स होता है। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 40 a typical correlation between relative compaction and relative density for a granular soil is
देखिए ये तो होता है 18 प्लस 0.2 डी 2 ID रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन बराबर यही होता है 80 प्लस 0.2 ID रिलेटिव डेंसिटी यही होगा 80 प्लस 2 ID 40 का बी 41 देखते हैं। In case of well foundation, the Indian Standard Codes recommend that the tilt and shift of the well should be respectively 41 का होगा। देखिए टिल्ट जो होता है 1/60 होता है और शिफ्ट होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 41 का बी। 42 द फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the resultant reaction along the slip surface is tangential to the circle of radius। सर्कल ऑफ रेडियस हो जाएगा r sin phi। डायरेक्ट क्वेश्चन था 42 का। 43 42 का क्या दिए बी। 43 इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स एट अ सेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर करने का मतलब हुआ कहाँ पर सेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा साइन को। तो बेंडिंग मोमेंट, इसको क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट इस जीरो एंड जीरो हो जाएगा, या तो क्या करेगा, साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। कॉन्ट्राफ्लेक्चर वहीं पर होता है। 43 का बी। 44 अ 3 hinge arch is carrying uniformly distributed load over an entire span. The arch is free from bending and the shear force if its shape is free from bending। ये क्या है, 3 hinge arch है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूडीएल है इंटायर स्पैन पर। द आर्च इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग एंड द शियर फोर्स इफ इट्स शेप इज, तो 44 का हो जाएगा यदि पाराबोलिक रहे, 44 का बी। 45 द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू हॉलो both having diameter d and hollow shaft having diameter d/2। देखिए d और d/2 है, तो पहले सॉलिड का निकाल लेते हैं हम, सॉलिड शाफ्ट का। इसको निकालने के लिए सॉलिड शाफ्ट का टॉर्सनल मोमेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। एफ एस बाई डी क्यू बाई 16, और वही हॉलो का हो जाएगा, हॉलो का वही हो जाएगा एफ एस इंटू बाई टी टू पावर 4 माइनस टी टू पावर 4 बाई 16 टी। चलिए ठीक है, अब इसे हॉलो बाई सॉलिड बाई हॉलो करना है, हॉलो बाई सॉलिड, तो सॉलिड बाई हॉलो करते हैं। सॉलिड बाई हॉलो कर दिए, हो जाएगा एफ एस पाई डी क्यू बाई 16 बटा एफ एस पाई टी टू पावर 4 माइनस टी टू पावर 4 बाई 16 डी। चलिए एफ एस से एफ एस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देखिए डी और डी टू पावर 4 बराबर यहाँ लिखेंगे क्या, d/2, क्या है d/2। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा डी क्यू बाई 16, देखिए 16 16 भी कैंसिल हो जाएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बाई डी क्यू ऊपर चल जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा डी टू पावर 4 माइनस डी टू पावर 4 बाई 16, तो ये हो जाएगा 16/15। ऑप्शन में है 15/16, तो ये तो गलत होगा ऑप्शन, इसको तो हटाना पड़ेगा क्वेश्चन को। यदि बीपीएससी आंसर कुछ देता भी है तो 15/16 दे सकता।
46 नंबर क्या कर रहा है? फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट द विड्थ विल वैरी इन प्रोपोर्शनल टू। ये तो आसान है एकदम, बेंडिंग मोमेंट। अब चलिए इसे कर लेते हैं। देखिए m बटा आई इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू बाई बटा आई लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, तो m इंटू क्या है? यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, बिट है, तो ये हो जाएगा d बाई टू वाई, और ये हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बाई 12। तो डी से डी कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से ये तो 2 ऊपर चल गया, तो हो जाएगा m इंटू 6m, फिर 2 छक्का 12 और एक डी से डी कैंसिल हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, तो 6m बटा बी डी स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर रहा है? द विथ विल वैरी प्रोपोर्शनल टू, विथ कैसे वैरी कर रहा है? m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ 47 नंबर देखते हैं। 47 मतलब क्या कर रहा है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? 200 गीगा पास्कल है पर, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहने का मतलब जी बराबर क्या है? यह हुआ 80 है पर मीटर स्क्वायर। तो इसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस, और दूसरा रिलेशन होता है E इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस के साथ होता है 1 माइनस 2 के, तो 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। तो इसका रिलेशन ये वाला यूज करेंगे, तो E बराबर कितना है? 200, G बराबर क्या है? 2 इंटू 80, 1 प्लस म्यू, तो म्यू का वैल्यू निकालना है, 200 बटा 160, अब -1 कर देते हैं तो 160 ऊपर चल जाएगा, तो 40 बटा 160, 4 चौक 40, 0.25, 0.25, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द इंटरनल फोर्सेस एट क्रॉस एवरी क्रॉस सेक्शन इन एन आर्च इज सेम शेयर फोर्स, सेम नहीं, इंटरनल फोर्सेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन एन आर्च आर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। नहीं, ये दोनों तो है ही, लेकिन सिर्फ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, नॉर्मल थ्रस्ट भी होगा, शेयर फोर्स भी होगा, बेंडिंग मोमेंट भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 का बी। 49, मूलर ब्रेस्टलॉ प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल फॉर, देखिए इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, नहीं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए तो नहीं है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ट्रस, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम फ्रेम्स एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल विच इज इलास्टिक एंड फॉलोज हुक्स लॉ। इसका ऑप्शन होगा, स्टोक्स लॉ तो फॉलो नहीं करता है, सिर्फ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए? ओनली फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, नहीं, ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। हाँ ये सही है, इसका बी होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।